नमस्कार, मैं डॉक्टर नीरज कुमार शर्मा, कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट। आप सबका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल में, जिसका नाम है यूरोलॉजी फॉर यू। इस यूट्यूब चैनल में आपको यूरोलॉजिकल बीमारियों से संबंधित जानकारी दी जाती है। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने बीपीएच के बारे में बताया था। आज मैं बीपीएच की सर्जरी टीआरपी के बारे में बताने जा रहा हूँ। टीआरपी का फुल फॉर्म होता है ट्रांसयूरेथ्रल रिसेक्शन ऑफ प्रोस्टेट। हिंदी में आप समझ सकते हैं जैसे पेशाब के रास्ते के द्वारा प्रोस्टेट को काट के हटाना। जो टीआरपी है, टीआरपी सर्जरी के कुछ इंडिकेशंस होते हैं, मतलब कि कब इस सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है। आमतौर पे बीपीएच का फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट, मतलब प्रथम जो चिकित्सा पद्धति होती है वो मेडिसिन होती है, और सर्जरी करने के लिए कुछ इंडिकेशंस होते हैं। तो पहले आप समझ सकते हैं कि अगर दवाई देने के बावजूद भी अगर मरीज को के सिम्टम्स में या लक्षणों में सुधार ना हो, या सुधार होने के बाद कुछ समय के बाद सुधार या फ़ायदा होना बंद हो जाए, तो ऐसे कंडीशन में सर्जरी की आवश्यकता होती है। अगर पेशाब में बार बार खून आ रहा है तब सर्जरी की आवश्यकता पड़ सकती है। अगर दवाई देने के बावजूद भी पेशाब बार बार बंद हो जा रहा है, पेशाब रुक जा रहा है और नली लगाने की आवश्यकता पड़ रही है, तब सर्जरी की ज़रूरत होती है। बार बार पेशाब में इन्फेक्शन होता हो तब सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है। अगर प्रोस्टेट की वजह से कई बार किडनियों पे बुरा असर पड़ने लगता है, अगर किडनी का फंक्शन KFT किडनी फंक्शन टेस्ट बोलते हैं, वो बुरा ख़राब हो रहा हो, सीरम क्रिएटिनिन का लेवल बढ़ रहा हो, तो उस कंडीशन में सर्जरी की आवश्यकता हो जाती है। पेशाब के थैले में पत्थर का बनना या डायवर्टिकुला के बनना, ये सर्जरी के आवश्यकता पड़ती है इस कंडीशन में। उसके बाद है कि अगर मरीज को लगता है कि दवाई से उसको फ़ायदा नहीं हो रहा है या वो दवा नहीं लेना चाहता है, तो ऐसे कंडीशन में सर्जरी की जा सकती है। तो सर्जरी कैसे की जाती है? सर्जरी करने से पहले आपको ऑपरेशन थिएटर में ले जाया जाता है, वहाँ पे आपको बेहोश किया जाता है। तो बेहोशी के दो तरह से बेहोश किया जा सकता है। एक होता है जनरल एनेस्थीसिया और दूसरा होता है स्पाइनल एनेस्थीसिया। जनरल एनेस्थीसिया है जिसमें कि पूरा शरीर बेहोश रहता है, आपको कुछ पता नहीं चलता कि क्या हो रहा है। और स्पाइनल एनेस्थीसिया होता है जिसमें आपको कमर के नीचे एक सुई डाली जाती है, कमर में एक सुई डाली जाती है जिससे कमर के नीचे का भाग शून्य पड़ जाता है और ऑपरेशन किया जाता है। तो टीआरपी में जो है मोस्ट कॉमनली जो एनेस्थीसिया यूज़ किया जाता है वो है स्पाइनल एनेस्थीसिया। रेयरली जनरल एनेस्थीसिया का भी यूज़ किया जा सकता है, पर मोस्ट कॉमनली स्पाइनल एनेस्थीसिया का ही इस्तेमाल किया जाता है। तो अब हम आते हैं सर्जरी के स्टेप्स पे। तो सबसे पहले आपको पोजीशन किया जाता है, लिथोटमी पोजीशन उसको हम बोलते हैं। तो उसमें है सबसे पहले आपके पेशाब के रास्ते में एक इंस्ट्रूमेंट डाला जाता है जिसको हम लोग रिसेक्टोस्कोप बोलते हैं। आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, ये जो इंस्ट्रूमेंट है ये रिसेक्टोस्कोप है। इसको पेशाब के रास्ते में डाला गया है और ये जो हिस्सा है ये प्रोस्टेट है। और ये डालने के बाद इसको थोड़ा थोड़ा करके यहाँ से, जैसे कि आप देख सकते हैं, ये लूप से इसको थोड़ा थोड़ा करके इसको काटा जाता है। तो सर्जरी के कुछ स्टेप्स होते हैं। इसमें आप देख सकते हैं जैसे कि सबसे पहले जो होता है प्रोस्टेटिक फ्लोर या मीडियन लोब, उसको काटा जाता है। उसके बाद फिर हम लोग लेटरल लोब। अब प्रोस्टेट में क्या होते हैं, दो लेटरल लोब होते हैं और कुछ प्रोस्टेट्स में मीडियन लोब भी एक यहाँ पे ऐसे करके होता है। तो मीडियन लोब हटाने के बाद फिर लेटरल लोब में शुरुआत की जाती है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट से लेटरल लोब को धीरे धीरे काटा जा रहा है। इसमें देखिए आधा कट गया है और इसमें ऑलमोस्ट पूरा काट दिया गया है। तो मैं अपने व्यूअर्स को ये बताना चाहूँगा कि टीआरपी सर्जरी में प्रोस्टेट को पूरी तरह से नहीं निकाला जाता है, सिर्फ बढ़ा हुआ हिस्सा ही निकाला जाता है। तो कोई इस गलतफहमी में ना रहे कि प्रोस्टेट की सर्जरी हो गई है तो प्रोस्टेट फिर नहीं मिलेगा। प्रोस्टेट रहेगा, बस प्रोस्टेट का साइज आपको छोटा बताया जाएगा। तो इसमें आप देख सकते हैं कि ये जो लेफ्ट लोब है पूरा कर दिया गया है। फिर इसी प्रोसेस को राइट लोब में रिपीट किया जाता है। तो इस पूरी प्रक्रिया में करीब 1 से 1.5 घंटे का समय लगता है।
ऑपरेशन के पश्चात भी शरीर का निचला हिस्सा शून्य पड़ा रह सकता है, जो कि 1.5 से 2 ऑपरेशन के 1.5 से 2 घंटे बाद फिर पूरी तरह फंक्शन में आ जाता है। ऑपरेशन के पश्चात आपके पेशाब के रास्ते में एक कैथेटर डाला जाता है, जिसको 2 से 3 दिन तक रखा जाता है। कैथेटर के साथ साथ एक इरिगेशन की भी व्यवस्था की जाती है, जो कि 1 से 2 दिन तक चलता है, और फिर दूसरे दिन उसको मोस्ट कॉमनली दूसरे दिन उसको रोक दिया जाता है। तो आमतौर पे सर्जरीज में जब कोई बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं होती हैं, पर कुछ कंडीशंस में कॉम्प्लिकेशंस हो भी सकती हैं, क्योंकि कोई भी सर्जरी ऐसा नहीं होता जिसमें कॉम्प्लिकेशंस ना हो। तो टीआरपी में मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशंस जो हैं वो ब्लीडिंग होती है। अगर ब्लीडिंग ज़्यादा हो जाए तो आपको ब्लड ट्रांसफ्यूजन या खून चढ़ाने की भी ज़रूरत पड़ सकती है। दूसरा है कि अगर खून ज़्यादा बह गया है और वो पेशाब की थैली में जमा हो गया है, क्लॉट अगर अंदर बन गया है, तो ऐसे कंडीशन में क्लॉट इवैक्यूएशन करना पड़ता है, जो कि ऑपरेशन थिएटर में उसके लिए ले जाना पड़ता है। कई बार पेशाब के रास्ते में इन्फेक्शन हो जाता है, जिसके लिए आपको एंटीबायोटिक्स दी जाती हैं। पेशाब में जलन रह सकता है। कुछ कंडीशन में कैथेटर जब कि हम लोग दूसरे या तीसरे दिन ऑपरेशन के दूसरे या तीसरे दिन निकालते हैं, तो पेशाब करने में कठिनाई बनी रहती है। वैसे कंडीशन में कैथेटर आपका फर्दर लगाया जाता है और 1 हफ्ते के बाद फिर उसको दोबारा कैथेटर निकाला जाता है। तो कुछ लोगों को डिस्चार्ज के समय कैथेटर लगा हुआ भी रह सकता है, डिपेंडिंग अपॉन कि उनकी कंडीशन क्या है। तो आमतौर पे 2 से 3 दिन तक मरीज को रखा जाता है। उस दौरान उनको एंटीबायोटिक्स और कुछ सपोर्टिव ट्रीटमेंट, एनाल्जेसिक्स या फीवर के लिए दवाइयाँ दी जाती हैं, और सब कुछ सामान्य रहा तो दूसरे या तीसरे दिन मरीज को डिस्चार्ज किया जाता है, और आमतौर पे 1 हफ्ते के बाद उनको बायोप्सी रिपोर्ट के साथ बुलाया जाता है। तो ये टीआरपी की पूरी प्रक्रिया। अगर आप लोगों को कोई और कन्फ्यूजन है या कुछ और पूछना है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। मैं इसके अगर ज़रूरत पड़ी तो इससे रिलेटेड या तो दूसरा वीडियो बनाऊंगा या कमेंट सेक्शन में ही आपको जवाब देने का प्रयास करूँगा। धन्यवाद।